हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सौंदर्या अपने माता पिता की एकलौती बेटी थी। उसके माता पिता उसकी शादी एक संपन्न परिवार के लड़के अक्षय से करवा देते हैं। सौंदर्या के ससुराल वाले बहुत अमीर थे। घर में काम करने के लिए नौकर चाकर भी थे, जिसके चलते सौंदर्या को कोई काम नहीं करना पड़ता था। एक रोज सभी हॉल में बैठे होते हैं, तभी उनका बूढ़ा नौकर चंदन सबके लिए चाय लेकर आता है। तो चाय पीते हुए उसकी सास मायावती कहती है, आज पता नहीं क्यों खाली चाय नहीं पी जा रही है। मालकिन बिस्किट या नमकीन ले आऊं आप कहें तो? नहीं नहीं चंदन, ये बच्चों की चीजें मुझे नहीं पसंद है। एक काम कर, पकौड़े ही बना ले। जी मालकिन, कुछ देर में अभी गर्मा गर्म पकोड़े ले आता हूँ। तभी अक्षय अपने ऑफिस से घर आ जाता है, तो उसके लिए पानी लेने सौंदर्या भी रसोई में चली जाती है। तो देखती है कि चंदन पकौड़े बनाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी सौंदर्या उसे कहती है, काका आप अक्षय को पानी दे आइए, मैं पकोड़े बनाती हूँ आज। नहीं नहीं बहुरानी, ये क्या कह रही हैं आप? मालकिन को तो पता चलेगा, मुझ पर बहुत गुस्सा होंगी। मैं पानी देकर आता हूँ, फिर फटाफट पकोड़े बना दूंगा। काका बनाने दीजिए ना पकोड़े। वैसे भी पूरा दिन कोई काम न करने के कारण मुझे बोरिंग सा फील होता है, और आज मुझे अपने हाथ के पकोड़े खाने हैं, इसलिए बनाने दीजिए। ठीक है, आप चाहती हैं तो बना लीजिए, बाकी हम भी आपकी मदद करेंगे। ठीक है, अभी पानी लेकर जाइए। चंदन पानी लेकर चला जाता है और सौंदर्या अपनी साड़ी का पल्लू कमर से बांधकर बेसन घोलना चालू कर देती है और कुछ ही देर में 3-4 तरह के पकौड़े बनाकर तैयार कर देती है और सबके लिए हॉल में ले जाती है। उसके हाथ के बने पकौड़े खाकर सभी बहुत तारीफ करते हैं। चंदन भी पकौड़े खाकर कहता है, हाँ बहुरानी, आपके हाथों में तो बहुत स्वाद है। ऐसा स्वाद हमारे बनाए पकोड़े में होता तो हम तो पकोड़े बेचने का काम ही शुरू कर देते। कम से कम अलग से कुछ आमदनी तो हो जाती। क्यों काका, आपका बेटा भी तो है, वो घर के खर्चे में मदद नहीं करता क्या? अब क्या बताऊं बेटा, उसे दूसरे शहर नौकरी करने भेजा था। कमाता तो है, लेकिन उसकी कमाई उसे ही कम पड़ जाती है, तो घर में ही क्या मदद करेगा। और हमारी पत्नी की खराब तबीयत का तो आपको पता ही है। तो काका आप कुछ पैसे सासू माँ से लेकर काकी का इलाज क्यों नहीं करवा लेते? ये फालतू के पैसे नहीं लेगा, खुददार जो ठहरा, वरना मैं यही बात इसे कितनी बार कह चुकी हूँ। मालकिन वैसे ही आपके बहुत एहसान है इस गरीब पर, और हमारी बात छोड़िए, बहुरानी के बनाए पकौड़ों का स्वाद लीजिए। सभी चाय के साथ सौंदर्या के बनाए पकौड़ों को खाने का आनंद उठाते हैं। लेकिन सौंदर्या अपने घर के नौकर की किसी तरह से मदद करना चाहती थी, इसीलिए वो किस तरह से मदद कर सकती है इस बारे में बहुत सोचती है। 2 दिन बाद गांव की जमीन के मामले में सौंदर्या की सास मायावती को गांव जाने के लिए निकलना पड़ता है। अपनी सास के जाने के बाद से सौंदर्या बेफिक्र होकर घर का काम किया करती। तभी वो एक दिन चंदन से कहती है, अच्छा काका सुनिए ना, आप उस दिन पकोड़े बेचने की बात कर रहे थे। भले ही पकोड़े नहीं, लेकिन ऐसी खाने की बहुत सी चीजें हैं जो आप अच्छी बनाते हैं, तो आप वही बनाकर क्यों नहीं बेचते? बहुरानी कुछ पैसे ही हैं जमा पूंजी के नाम पर मेरे पास, उससे कुछ बनाने का सामान खरीदूं या सामान को रखकर ले जाने के लिए ठेला समझ नहीं आता। काका देखिए, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिसकी वजह से आपकी खुददारी को ठेस पहुँचे। आप अपने पैसों से एक ठेला और चूल्हा खरीद कर लीजिए, और बेचने के लिए पकौड़े मैं बनाया करूँगी। लेकिन बहुरानी, देखिए काका, आपकी उम्र हो चली है, आप घर के काम भी धीरे करते हो। कल को अपनी उम्र के चलते आप काम नहीं कर पाओगे, तो कम से कम पकोड़े बेचकर ही आप अपना गुजारा कर सकोगे। उसकी कही बात बूढ़ा चंदन मान जाता है और अगले ही दिन एक ठेला और चूल्हा खरीद कर ले आता है। तो सौंदर्या भी 3-4 तरह के पकौड़े बनाकर उसे फॉइल पेपर से अच्छी तरह कवर कर देती है, ताकि पकौड़े लंबे समय तक गर्म रहे। उसके बाद शाम के समय चंदन के ठेले पर रख देती है और चंदन पकौड़े बेचने निकल जाता है। साथ ही वो एक चूल्हा और कढ़ाई भी रखता है, ताकि उन्हीं पकौड़ों को फिर से गर्म कर सके। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन उम्र के तकाजे, दिन में घर का काम और शाम को पकौड़े बेचने का काम करने के कारण अचानक ही चंदन बीमार पड़ जाता है, जिससे ना वो काम पर आ पाता, ना ही पकौड़े बेचने जा पाता। एक रोज सौंदर्या कुछ सामान लिए बाहर जा रही होती है। तभी अक्षय कहता है, अरे अभी कहाँ जा रही हो? चंदन काका के घर तबीयत का पता करने। हाँ चली जाओ, काफी समय तक ना उन्होंने हमारे यहाँ काम किया है,
मुझे ऑफिस का कुछ काम है, वरना मैं भी तुम्हारे साथ चलता। कोई नहीं, मैं जाती हूँ। कुछ देर में सौंदर्या चंदन के घर पहुंचती है तो देखती है कि चंदन खाट पर लेटा खांस रहा होता है और उसकी पत्नी खाना बना रही थी। तभी वो थैले का सामान चंदन की पत्नी सुरेखा को देते हुए कहती है, काकी, लगता है काका को अभी ठीक होने में समय लगेगा। हाँ बहू रानी, अब तो घर का खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर मैं पैसों की मदद करूंगी तो काका को बुरा लगेगा। काकी, मैंने सोचा है कि काका की जगह मैं पकोड़े बेचूंगी, बस आप उन्हें अभी मत बताना। सौंदर्या की बात सुनकर सुरेखा उसे गले लगा लेती है और अगले दिन सौंदर्या अपनी सास की कोई पुरानी सी साड़ी पहनकर सर पर पल्लू कर बिना मेकअप के पकोड़े का ठेला लेकर बाजार में पकोड़े बेचते हुए कहती है, पकोड़े ले लो, गर्मा गर्म पकोड़े। यार, कोई पकोड़े खाने क्यों नहीं आ रहा है? शायद काका की जगह आज मैं पकोड़े बेच रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा और जोर से आवाज लगाती हूँ। पकोड़े, आलू के, प्याज के, गोभी के पकोड़े, खा लो गरम गरम पकोड़े। इक्का दुक्का ग्राहक आते हैं। उसके बाद ग्राहकों की संख्या बढ़ती है। शाम के समय कुछ ही पकोड़े बचे होते हैं कि तभी सौंदर्या की पड़ोस में रहने वाली कांता वहाँ आती है तो सौंदर्या को पकोड़े बेचता देखकर हैरानी से कहती है, अरे मायावती की बहू, तू कब से पकौड़े बेचने लगी? इन्हें क्या बोलूं, पुरानी साड़ी में भी पहचान लिया मुझे, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। कौन मायावती? किसकी बहू? हम सुंदरी हैं, पकोड़े बेचते हैं, तुमको लेना है तो बोलो। शकल तो वही है, लेकिन बोलचाल, पहनावा कुछ भी सौंदर्य जैसा नहीं है। क्या पता कोई हम शक्ल हो। ठीक है, ये आलू के पकौड़े दे दो चटनी के साथ। चलो अब ठीक है, अभी देते हैं। इस तरह सौंदर्या खुद को बचा लेती है और रोज इसी तरह पकौड़े बेचा करती। लेकिन इसी बीच मायावती समय से पहले घर वापस आ जाती है तो सौंदर्या उसे घर पर नहीं मिलती। वो बाहर ताजी हवा खाने निकलती है तो कांता उसे उसकी बहू की हमशक्ल पकौड़े बेचने वाली की बात बताती है तो मायावती को अचंभा होता है। वहीं सौंदर्या पकौड़े बेच रही होती है तो वहाँ पकौड़े खाने के लिए उसका पति अक्षय भी आ जाता है और सौंदर्या को देखता ही रह जाता है। लेकिन सौंदर्या बिना डरे उसे भी सुंदरी बनकर कहती है, का देखा तो साहब, पकोड़े खाने हैं का? नहीं नहीं, ये सौंदर्य नहीं पर शकल। अरे पागल जैसे का घूरत हो, अभी कान के नीचे 2 कंटाप लगा देंगे। नहीं नहीं, ये कोई और ही है। वो प्याज के पकोड़े पैक कर दो। हाँ तो ऐसे बोलो, घूर काहे रहे हैं हमें? वो जल्दी से पकौड़े देकर उसे वहाँ से भेज देती है और कुछ देर में ठेला और पकौड़े बेचने से जो पैसे आए उसे देने के लिए चंदन के घर जाती है तो देखती है चंदन की तबीयत ठीक थी। वो उसे पैसे देकर चली जाती है लेकिन सौंदर्या का फोन ठेले पर ही रह जाता है जिसे वापस करने चंदन उसके पीछे जाता है। कुछ देर में सौंदर्या उसी भेष में घर पहुंचती है तो वहां कांता और अपनी सास को देखकर चौंक जाती है। साथ ही अक्षय भी रसोई से पकौड़े प्लेट में लिए आता है। तभी मायावती कहती है, बहू, तू इस वक्त कहाँ से आ रही है और ये क्या हाल बनाया हुआ है? सासू माँ, आप? अरे ये तो वही पकौड़े बेचने वाली है, लेकिन इसकी बोली। यानी कि ये पकोड़े तुम ही बेच रही थी ऐसा हुलिया बनाकर? मुझे लगा भी था, लेकिन फिर मैं थोड़े दिन के लिए क्या गई? बहू, तूने तो हद ही कर दी। पकौड़े बेचने वाली मेरी बहू? अरे ऐसी क्या आफत आ गई जो मेरी बहू को पकौड़े बेचने पड़ गए? तभी वहाँ हाथ में सौंदर्या का फोन लिए चंदन पहुँचता है और सभी को सौंदर्या के पकौड़े बेचने का कारण बताता है और हाथ जोड़ते हुए कहता है, मालकिन बहुरानी ने मुझ गरीब की मदद करने के लिए ये सब किया है, आप गुस्सा मत कीजिए। लेकिन ये माँ रहने दीजिए, सौंदर्य ने कुछ गलत नहीं किया है। माना वो पकोड़े बेचने की जगह कोई दूसरा तरीका भी ढूंढ सकती थी, लेकिन उसे उस समय जो ठीक लगा ना उसने वही किया है, इसलिए आप गुस्सा मत कीजिए। मायावती सबके समझाने से शांत हो जाती है और सौंदर्या को ना डांटकर उसके सर पर प्यार से हाथ रखती है। अद्विका रात को अपनी दोस्त जिया के साथ ऑफिस से घर आ रही थी कि तभी जिया कहती है, यार मुझे ना बहुत भूख लग रही है। अब इतनी रात को खाना कहाँ मिलेगा? थोड़ा जल्दी जल्दी चलना, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा यार। अच्छा ठीक है, चल देखते हैं, अगर कुछ मिल जाता है तो। दोनों जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगते हैं। तभी अद्विका को नजर आता है कि सामने किसी की शादी पार्टी हो रही है और वो जिया से कहती है, यार देख,
सामने शादी हो रही है। हाँ तो? अरे तुझे भूख लग रही है ना, चल आज की पार्टी मेरी तरफ से। ओ, तो तू ये चाहती है कि मैं यहाँ जाऊँ और खाना खाऊं, यानी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? चाहती क्या है, तू जाएगी और तुझे जाना ही पड़ेगा। कह दिया, बस कह दिया। अद्विका उसका हाथ पकड़कर उस शादी में ले जाती है और दोनों वहाँ जाकर सभी को हाय हेलो करने लगते हैं। अद्विका जल्दी से माजा का भरा हुआ गिलास उठाकर पीने लगती है। तभी जिया उसके सर पर मारते हुए उससे कहती है, अरे ओ मैडम, हम यहाँ खाना खाने आए हैं, पार्टी एंजॉय करने नहीं, जो तू बड़े मजे से माजा पिए जा रही है। यार तुझे पता है ना कि मुझे माजा कितना ज्यादा पसंद है। इसका रस जब जुबान पर आता है ना तो होठों से लेकर दिल तक सब रसीला हो जाता है। हाँ हाँ, ये तो मैं जानती हूँ, पर अभी अपनी माजा का मजा बाद में लियो, चल पहले कुछ खा लेते हैं। खाते हैं। तुझे पता है ना मुझे माँ माजा नहीं पीने देती। तब भी यार, जितना एक शराबी शराब नहीं पीता ना, उससे ज्यादा तो तू माजा पी जाती है। यार जब से कैटरीना कैफ ने माजा का ऐड टीवी पे किया है ना, बस तभी से मैं तो कैटरीना की और माजा की दोनों की फैन हो गई हूँ। अच्छा चल, अब जल्दी जल्दी खाना खाते और निकले यहाँ से, वरना कहीं पकड़े गए तो। दोनों जल्दी से खाना खाकर उस बेगानी शादी से निकलकर अपने घर की ओर चल देती हैं। ऐसे ही दोनों अपने घर के लिए निकल जाती हैं और रास्ते में अद्विका अपने लिए 2 बोतल माजा ले लेती है। ऐसे ही अगली सुबह अद्विका नाश्ता करते समय फ्रिज में से माजा लेकर आती है और पीने लगती है कि तभी उसका भाई रोहन कहता है, ओए दीदी, मम्मी को बताऊं कि तू फिर से माजा खरीद कर लाई है और सुबह सुबह ही पीना शुरू कर दिया। भाई तुझे पता है ना कि मम्मी को पता लग गया तो मेरी ऐसी कम तैसी कर देंगी। अरे फिर क्यों चिल्ला रहा है, किस बात की दुश्मनी निकाल रहा है? तुझे पीनी है तो ऐसे ही बोल देना, फंटी क्यों बेल रहा है? हाँ हाँ रुक तू, मम्मी जरा इधर आना। इतने में वहाँ पर उसकी मम्मी सीमा आती है और कहती है, अरे क्या हुआ? मम्मी मना किया है ना आपने इसको कि माजा नहीं पीनी, मगर फिर ये माजा की बोतल लेकर आई है और पी रही है यहाँ बैठकर। क्यों रे, तेरा दिमाग काम नहीं करता क्या? कितनी बार तुझे समझाया है कि किसी भी चीज को ज्यादा खाने पीने से हमारी हेल्थ पे कितना बुरा असर होता है। हे भगवान, मुझे डेंगू भी नहीं होता कि डॉक्टर मुझे बोले कि पेशेंट को सिर्फ माजा ही दिया करो। हे भगवान, आपको यही नालायक देनी थी क्या? ऐसे ही समय बीतता जाता है और अद्विका का बर्थडे आता है, जहाँ बिना मेहमान के बस फैमिली में ही छोटा सा सेलिब्रेशन होता है और अद्विका अपने लिए माजा की बोतल की शेप का केक लेकर आती है। जब उसकी मम्मी और भाई वो केक देखते हैं तो वो कहते हैं, हे भगवान, अरे तेरा कुछ नहीं हो सकता। दीदी, केक भी माजा की बोतल जैसा बनवा लाई। क्या करूँ मैं इस लड़की का? दीदी, लड़कियाँ चॉकलेट की दीवानी होती हैं, शॉपिंग की दीवानी होती है और तू माजा के पीछे पड़ी है। रोहन बेटा, तेरी दीदी का जन्मदिन है ना, तो उसको जो अच्छा लगा तभी तो वो लेकर आई है ना। हाँ माँ, तभी तो लाई हूँ मैं। आप नहीं समझ पाओगे मेरी और मेरी माजा की फीलिंग्स को। मम्मी, इसके लिए तो आप एक छत पर टंकी लगवा दो जिसमें माजा ही भरी हो। वाह मेरे छोटे भाई, आज की ना तूने कोई दिमाग वाली बात। अगर तुम दोनों का हो गया हो तो केक काट ले अब। हाँ मम्मी। तीनों मिलकर केक कट करते हैं और एक दूसरे के फेस पर लगाते हैं। ऐसे ही हंसी खुशी मजाक चलता रहता है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और एक दिन अद्विका को बहुत तेज बुखार हो जाता है, जिसके लिए उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर उसका बुखार चेक करके उसको दवा देकर भेज देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, मगर अद्विका का बुखार बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। उसकी मम्मी फिर से उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट करते हैं और रिपोर्ट्स को देखकर कहते हैं, जी, इनको डेंगू हुआ है और मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ और इनको 1 हफ्ते तक सुबह शाम ग्लूकोज लगाना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर, आप अच्छे से इसका इलाज करिए। अब अद्विका को डॉक्टर अपनी क्लिनिक में एडमिट कर लेते हैं और सुबह शाम उसको अब ग्लूकोज लगाया जाता है। ऐसे ही कुछ समय बाद डॉक्टर उसको क्लिनिक से छुट्टी दे देते हैं और तभी डॉक्टर सीमा से कहते हैं, जी, इनको आप जितना हो सके माजा, फ्रूटी यह सब पिलाना, इनकी सेहत के लिए अच्छा है। जी डॉक्टर। दोनों माँ बेटी अब घर आ जाती हैं। घर आकर सीमा अद्विका को उसके कमरे में ले जाती है, जहाँ उसको दवाइयाँ देकर उसकी माँ माजा पिला देती है।
अब सुबह शाम उसको ज्यादातर माजा ही दिया जाता था। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और एक दिन जब उसकी मम्मी उसको माजा देती है तो वो अपनी माँ से कहती है, मम्मी क्या है, जब देखो तब मुझे यही पिलाती रहती हो। अरे मैं पक गई हूँ इससे। पहले तो तुझे बहुत पसंद था ना बेटा। हाँ लेकिन अब पसंद नहीं है। प्लीज मेरे सामने से ये माजा ले जाओ। ठीक है, मगर अब डॉक्टर बोले हैं तो तुझे पीनी तो पड़ेगी ही ना। और तू ही तो कहती थी ना पहले कि तुझे डेंगू हो जाए तू माजा ही पीती रहे, तो तेरा सपना पूरा हो गया ना बेटा। मैं नहीं पी रही, अब तो मेरा मन भर गया है इसे पी पी कर। ऐसा लगता है जैसे एक घूंट और पीऊंगी ना तो उल्टी ही आ जाएगी मुझे। अब समझ आया तुझे अद्विका कि जब हम जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज को खाते पीते हैं ना तो एक ऐसा वक्त आता है कि हमारा उससे मन भर जाता है। जैसे अब तेरा मन माजा से भर चुका है क्योंकि तूने पहले ही जरूरत से ज्यादा माजा पी लिया था। हाँ मम्मी तुम सही कह रही हो। मुझे समझ आ गया है कि हर चीज का मजा लिमिट में लेना चाहिए, उसके पीछे पागल नहीं होना चाहिए। मम्मी अब मैं क्या करूं? मुझे माजा बिल्कुल पसंद नहीं रही और ये दवाई, इससे अच्छा तो अब मुझे कड़वी दवाई पिला दो, मुझे वो मंजूर है। सीमा अपनी बेटी को बहला फुसला कर माजा पिलाया करती। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन अद्विका का भाई रोहन कोका कोला लेकर आता है। सीमा कोका कोला को देखकर सोचती है, क्यों ना अद्विका का टेस्ट चेंज करने के लिए उसको कोका कोला पिला दूं, क्या पता उसको अच्छा लगे। सीमा उसमें से कोका कोला निकालती है और अद्विका के लिए ले जाती है। अद्विका बड़े ही चाव से कोका कोला पीने लगती है और अपनी माँ से कहती है, माँ अब मेरे मुंह का टेस्ट बदला है, थैंक यू सो मच, अच्छा फील हो रहा है मुझे। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अद्विका की तबीयत में सुधार आ जाता है। इसकी वजह से वो माजा छोड़कर अब कोका कोला पीने लगती है और वक्त गुजरता जाता है। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ अद्विका का टेस्ट और उसकी पसंद भी बदलती रहती है। कुछ ही समय के बाद उसके लिए सुनील नाम के एक बहुत ही अच्छे से लड़के का रिश्ता आता है। सीमा खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी सुनील से करवा देती है और सभी मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।